इस सुनसान जंगल के बीचों बीच, जहां हर कोने में खामोशी अपनी कहानी कह रही है, कुछ ऐसा हुआ जिसने सुखरंजन बाबू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या होगा जब इंसान और जंगल की रहस्यमयी शक्तियां टकराएंगी? एक डरावनी रात, एक जंगली लड़की और एक ऐसा सच जो आपकी रूह तक को हिलाकर रख देगा। क्या आप तैयार हैं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है आपकी सबसे भयानक कल्पनाओं से भी परे का सफर। सच और कल्पना के बीच की इस दहशत भरी यात्रा में आपका स्वागत है। सुखरंजन बाबू एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं। उनका सारा कामकाज जंगल और वन्य जीवों से जुड़ा हुआ है। वन्य जीवों की देखभाल और जंगल का रखरखाव उनकी जिम्मेदारी में आता है। सरकारी नौकरी होने की वजह से उनका तबादला अक्सर होता रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश के सारंडा में तबादला होने की घटना उनके मन में एक खास जगह बना चुकी थी। जंगलों में रहने का अनुभव उनका बहुत पुराना है और उन्होंने अपने जीवन में कई घटनाओं का सामना किया है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ी और रहस्यमयी घटना सारंडा के जंगल में घटी थी, जिसकी बात वो कभी किसी से नहीं कर पाए, क्योंकि वह घटना तर्क और समझ से परे थी। साल था 1932, जब सुखरंजन तालुकदार का तबादला मध्य प्रदेश के सारंडा में हुआ। एक सरल और ईमानदार व्यक्ति, जिनमें साहस और निष्ठा दोनों ही कूट कूट कर भरी थी, सारंडा के फॉरेस्ट रेंज के सरकारी बंगले में आए उन्हें 2 दिन हो चुके थे। वह शिकार के सख्त खिलाफ थे। कहीं भी जाते तो उनका पहला काम जंगल का गश्त करके उसकी स्थिति का जायजा लेना होता। हर जीव की स्थिति का निरीक्षण करते। उन्हें केवल वन्य अधिकारी कहना गलत होगा, वह एक छोटे मोटे पशु चिकित्सक भी थे। इसलिए जहां भी उनका तबादला होता, वहां के लोगों को उनके काम से बड़ी राहत मिलती। एक दिन शाम को वह बंगले में आराम कर रहे थे, तभी उनका एक दोस्त आ पहुंचा। वह भी उनकी तरह एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर था, लेकिन सुखरंजन बाबू के जिम्मेदारी संभालने के बाद उसके तबादले का आदेश पक्का हो चुका था। जाने से पहले नीलकंठ बाबू अपने दोस्त से मिलने आए थे। यह जंगल बड़ा अजीब है सुखरंजन, मेरा अनुभव भी काफी अनोखा रहा है। इस जंगल में एक अजीब जंगली जानवर है। विदाई के आखिरी पल में नीलकंठ बाबू ने यह बात कही। जंगल के बारे में कही गई उसकी इस टिप्पणी ने सुखरंजन बाबू का ध्यान खींचा। सुखरंजन बाबू ने यह बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। अभी तक तो बस कुछ जंगली सियार ही देखे हैं, इससे ज्यादा खतरनाक कोई जानवर यहां नहीं होगा, उन्होंने कहा। नीलकंठ बाबू ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, जंगली जानवर से तुम्हारा मतलब क्या है? सुखरंजन बाबू ने सिर खुजलाते हुए पूछा। भले ही उन्होंने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन उसके अंदर छिपे अर्थ को नजरअंदाज भी नहीं कर सके। अगर अपनी आंखों से देखोगे तो समझोगे। हर किसी की अपनी मान्यताएं होती हैं। तर्क और दृष्टिकोण भी सबका अलग होता है, नीलकंठ बाबू ने बेबाकी से जवाब दिया। तुम्हारी सब बातें बस कल्पनाएं हैं। सुखरंजन बाबू के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। नीलकंठ बाबू ज्यादा हैरान नहीं हुए। वह पहले से ही सुखरंजन बाबू से इस तरह के जवाब की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बात को और नहीं बढ़ाया और विषय को टाल दिया। एक कप कॉफी खत्म करके उन्होंने कहा, अब मैं चलता हूं सुखरंजन, अपना ख्याल रखना। यह कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर चले गए। सुखरंजन बाबू ने इस बारे में सारी रात सोचा। नीलकंठ बाबू के ऐसे अजीबोगरीब व्यवहार ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया था। जब अकेलापन ही साथी हो तो हर मुद्दे का हल खुद ही निकालना पड़ता है। यही बात उन्होंने खुद को समझानी शुरू कर दी। परिवार को छोड़कर जंगल में आना आसान नहीं था। सरकारी नौकरी का तमगा भले ही उनके साथ जुड़ा हुआ था, पर यह काम किसी बुरे सपने जैसा था, वन्य जीवों के बीच रहना। फिर भी उन्होंने कभी अपनी नौकरी को बुरी नजर से नहीं देखा, इसलिए उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि बनेले जानवर का मतलब वह खुद ढूंढ निकालेंगे। अगली सुबह रोज की तरह सुखरंजन बाबू बिना किसी विशेष उद्देश्य के जंगल में घूमने निकल पड़े। उन्हें वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में बारीक से बारीक जानकारी थी। उनके लिए अपनी आंखों से देखकर अंदाजा लगाना सबसे अहम था।
वह किसी को साथ भी ले सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य था अकेले उस जगह को घूम कर देखना। कहते हैं कि जंगल के जानवर भी बात करते हैं और पेड़ पौधे भी इंसान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। सुखरंजन बाबू को भी यही विश्वास था। पैदल घूमना उनकी आदत में शुमार था और जो कुछ भी उनकी नजर में आता उसे मन की किताब में दर्ज करना उनकी फितरत थी। एक सच्चे प्रकृतिविद का यही स्वभाव होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उस दिन सुबह उन्होंने जो देखा वह उनके रोजमर्रा के अनुभवों से बहुत अलग था। घने जंगल के बीच एक जलाशय के पास चिकनी चट्टान पर एक 15 साल की लड़की लेटी हुई थी। वह हल्की धूप में अपने गोरे और सुंदर शरीर को शाही अंदाज में सुखा रही थी। अभी अभी नहाने की वजह से उसके गीले बाल 2 हिस्सों में बंटकर उसके सिर से चिपके हुए थे। उसकी काली चमचमाती आंखें तेंदुए की तरह चमक रही थीं। वह आलस भरी लेकिन चौकस नजरों से सुखरंजन बाबू की ओर देख रही थी। यह एक अनपेक्षित छाया जैसी लग रही थी। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लड़की से कुछ पूछने से पहले ही सुखरंजन बाबू गहरे विचार में डूब गए। ये लड़की कहां से आई? वह घने जंगल के बीच क्या कर रही थी? यहां आने के बाद उन्होंने सुना था कि एक स्थानीय व्यक्ति का बच्चा रात में गायब हो गया था। क्या यह वही बच्ची है? लेकिन वह तो एक छोटी बच्ची थी, इतनी बड़ी किशोरी नहीं। ज्यादा सोचने से पहले ही उन्होंने उससे सवाल कर दिया, तुम कौन हो? वहां क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगा इसलिए पूछा। क्यों? क्या समझ में नहीं आ रहा कि धूप सेंक रही हूं? तुम रहती कहां हो? क्यों? अरे बता ही दो, क्या नुकसान है? मैं यहीं जंगल में रहती हूं, जंगल बहुत सुंदर है। लड़की की आवाज में हल्की उत्सुकता झलक रही थी। लेकिन रात में कहां रहती हो? मतलब सोती कहां हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? कह दिया ना, यहीं रहती हूं, यहीं खाती हूं, यहीं सोती हूं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरा कोई नहीं है। दिन रात मैं इसी जंगल में बिता देती हूं। वैसे भी रात को मैं सोती नहीं, तभी तो मेरा सबसे ज्यादा काम होता है। सुखरंजन बाबू के मन में एक अजीब बेचैनी घर करने लगी। उन्हें नीलकंठ बाबू की कही बातें याद आ गईं। वह अच्छी तरह समझ गए कि एक रहस्य की खोज करते करते वह अब खुद इस रहस्य में उलझते जा रहे थे। लेकिन इस पहेली को सुलझाना उनके लिए जरूरी था। तुम क्या खाती हो? कच्चा मांस मुझे बहुत पसंद है। लड़की ने बहुत धीरे धीरे यह शब्द कहे, मानो हर शब्द का स्वाद जीभ पर महसूस कर रही हो। लड़की का व्यवहार बेहद अजीब था। लगातार उसकी निगाहें और भी तीखी होती जा रही थीं। लेकिन सुखरंजन बाबू के लिए अब इस रहस्य को सुलझाना ही सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। डरने की बजाय उन्होंने फिर से सवाल किया। हालांकि इस बार लड़की थोड़ी चिढ़ गई। किसका मांस? जब तुम जानना चाहते हो तो सब बता ही देती हूं। इस जंगल में जितने भी जानवर हैं, सबका मांस मैंने चखा है, कोई भी नहीं बचा। खरगोश, जंगली मुर्गी, बत्तख, बकरी के बच्चे, सब कुछ, यहां तक कि इंसानों के कुछ बच्चों का भी मांस खाया है। वैसे भी रात को उन्हें घरों में बंद कर देते हैं और तभी मैं शिकार के लिए निकलती हूं। पिछली बार इंसान का बच्चा खाए हुए अब करीब 2 महीने हो गए हैं। यह सुनते ही सुखरंजन बाबू के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। उन्हें अचानक उस स्थानीय अधिकारी की बात याद आ गई जिसका बच्चा गायब हो गया था। यह घटना ठीक 2 महीने पहले ही घटी थी। क्या लड़की की बात का उस घटना से कोई संबंध है? यह सोचते हुए उन्होंने अपना पसीना पोंछा। उन्होंने लड़की की इस भयानक बात का असर न लेते हुए चर्चा को शिकार की दिशा में मोड़ना चाहा। सोचा, अब लड़की से थोड़ा अलग ढंग से सवाल किया जाए। तुम कह रही हो कि इंसानों के बच्चे पकड़कर खाती हो, पर यह बात कौन मानेगा? इस इलाके में बच्चों को पकड़ना इतना आसान नहीं है। हा 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 हा। मेरे लिए सब आसान है। रात को मैं 4 पैरों पर शिकार करती हूं। लड़की का यह रहस्यमय जवाब मिला। मतलब तुम कुत्तों को लेकर शिकार पर जाती हो, है ना? सुखरंजन बाबू ने अनिश्चित स्वर में पूछा। लड़की धीरे धीरे खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक विचित्र शांत हंसी फैल गई। उस हंसी में हिंसा की हल्की झलक क्या सुखरंजन बाबू ने महसूस की? कुत्ते क्यों? रात को तो कोई इंसान भी मेरी तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगा। कहते हुए लड़की हंसी।
सुखरंजन बाबू को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि इस लड़की में निस्संदेह कोई अलौकिक रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने सोचा कि इस मामले पर स्थानीय लोगों से चर्चा करनी चाहिए, फिर मिलेंगे तुमसे बात करने, कहकर सुखरंजन बाबू वहां से चले गए। उस रात उन्होंने स्थानीय लोगों को अपने बंगले में बुलाकर एक बैठक का आयोजन किया। जो लोग जंगल की देखभाल करते थे, उनमें से कोई भी इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे सका। इससे सुखरंजन बाबू की चिंता और बढ़ गई। कई लोगों का मानना था कि उन्होंने कभी इस जंगल में ऐसी लड़की को नहीं देखा। इस रहस्य का कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने सोचा कि अगली बार जब उस लड़की से मुलाकात होगी तो और भी बात करनी होगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं बचा था। अगले दिन सुखरंजन बाबू फिर उसी रास्ते पर गए। ठीक उसी जगह पर उन्होंने लड़की को फिर से देखा। आज वह पहले से कहीं ज्यादा रूखी और कठोर लग रही थी। सुखरंजन बाबू ने सोचा, उसे अपने बंगले ले जाएंगे। तुम क्या कर रही हो? रोज रोज वही सवाल क्यों करते हो? दिख नहीं रहा, धूप सेंक रही हूं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? तुम्हारे घर ले जाने से बेहतर होगा कि तुम मुझे यहीं छोड़ दो, लड़की ने कहा। सुखरंजन बाबू के मन में यह ख्याल आया कि उनकी साफ सुथरी और व्यवस्थित बंगले में इस जंगली लड़की की उपस्थिति कुछ अजीब लगेगी। वह बंगले के माहौल के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। यह सोचकर उन्हें लगा कि उसे घर ले जाना उचित नहीं होगा। अगर तुम नहीं चली तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा, सुखरंजन बाबू ने कहा। वह सिर्फ देखना चाहते थे कि लड़की की प्रतिक्रिया क्या होगी। जैसे ही लड़की ने जबरदस्ती शब्द सुना, उसने बिजली की तरह उन पर नजर डाली, मानो वह शब्द उसके लिए अपमानजनक हो। पलक झपकते ही लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो गई। सुखरंजन बाबू चौंक उठे। क्या किसी सामान्य इंसान की गति इतनी तेज हो सकती है? भले ही किसी जंगली जानवर के लिए यह सामान्य हो, लेकिन एक लड़की के लिए यह व्यवहार बिल्कुल भ्रमित करने वाला था। लड़की खून से लाल आंखों से उन्हें घूर रही थी। जो विनम्रता अब तक उसके चेहरे पर दिख रही थी, अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अनजाने में सुखरंजन बाबू एक कदम पीछे हटे और फिसलकर गिर पड़े। फिसलन भरी घास और काई से ढके पोखर के किनारे उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाए। उनकी हालत देखकर लड़की फिर से हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में एक क्रूर और हिंसक स्वर था। अगले ही पल वह लड़की जैसे बिजली की तेजी से जंगल की घनी झाड़ियों में कूदकर गायब हो गई। सुखरंजन बाबू ने डर के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचने की भरपूर कोशिश करने लगे। ठीक उसी समय कुछ वन अधिकारी उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने सुखरंजन बाबू की आवाज सुनी और वहां पहुंचे। बहुत कोशिश के बाद उन्होंने उन्हें बचा लिया। उनमें से एक अधिकारी ने उनसे पूछा, सर, आप यहां क्या कर रहे थे? क्यों, क्या जंगल के इस हिस्से में आना मना है? सुखरंजन बाबू ने थोड़ा कड़े स्वर में पूछा। नहीं, मेरा मतलब है, इस ओर हम लोग बहुत कम आते हैं। कई लोग कहते हैं कि। यह कहकर अधिकारी चुप हो गया। सुखरंजन बाबू ने बात को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने बस इतना ही कहा, अजीब, कितना अजीब जीव है। अपनी शर्ट और पैंट से काई और गंदगी झाड़ते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की। तभी उन्हें नीलकंठ बाबू की बात याद आई। तुम्हारे जंगल में एक जंगली जानवर है। अधिकारियों ने उन्हें घर ले जाने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्होंने इन वन अधिकारियों से उस जंगली लड़की के बारे में कई असाधारण बातें सुनी। सुखरंजन बाबू मन ही मन यह सोचने लगे कि क्या इस घटना का किसी तरह उन बच्चों के गायब होने से संबंध हो सकता है। जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्हें चक्कर सा महसूस होने लगा। कमरे के फर्नीचर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर आया था। लेकिन इस जंगल में बंगले की जानकारी किससे हो सकती है? बाहर तो गार्ड भी मौजूद रहता है। किसी तरह उन्होंने अपने सामान को व्यवस्थित किया। जंगल में शिकार की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। लोगों के खेतों से पालतू जानवर गायब हो रहे थे। जंगली जीवों का भी कोई अता पता नहीं था। पहाड़ियों से मेमने कौन उठा ले जा रहा था, इसकी शिकायतें भी कानों तक पहुंचने लगी थीं। यह कैसे हो सकता है? क्या वह जंगली लड़की वाकई किसी चालाक शिकारी कुत्ते के साथ शिकार कर रही है?
पिछली बार उसने कहा था कि वह 4 पैरों से शिकार करती है, मगर उसने यह भी अजीब इशारा किया था कि कोई कुत्ता उसके साथ नहीं आना चाहेगा, खासकर रात में। यह पूरी बात रहस्यमय लग रही थी। पिछले महीने हुई लूटपाट की घटनाओं ने उसके मन में चिंता के बादल और भी घने कर दिए। उसी समय एक अजनबी उसके घर में आया। वह व्यक्ति सुख रंजन बाबू को बच्चों के चोरी होने के बारे में कुछ जानकारी देने आया। उसने कहा, 2 महीने पहले जो बच्चा चोरी हुआ था वह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उस बच्चे की मां ने हमेशा कहा है कि उसने घर के पीछे पहाड़ों की तरफ से किसी की दर्द भरी चीख सुनी थी। उसी दिन उसका बच्चा गायब हो गया था। कई जगह तलाश करने के बाद भी उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन आप यह घटना मुझे क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ी वजह है दादा बाबू। मैंने आपको 2 दिन से जंगल के उस हिस्से में जाते हुए देखा है। उस जगह पर कोई आमतौर पर नहीं जाता। वह जगह उसकी मांद है। आप उसे ठिकाना भी कह सकते हैं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें किसी का इशारा तो नहीं दिया। वह आपके घर भी आएगी बाबू। उससे ज्यादा मेल जोल मत करना। आप मुझे नहीं जानते। मैं पास के ही गांव में रहता हूं। आपको चेतावनी देना मेरा कर्तव्य था, सो आ गया। ये सब बातें और भी उलझती जा रही थीं। सुख रंजन बाबू के लिए पूरा मामला अब रहस्यमय बनता जा रहा था। उनके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी, क्या इन सब के पीछे वही जंगली लड़की है? यह बहुत ही अविश्वसनीय था, लेकिन वह जंगली लड़की ऐसा भयानक मजाक कर सकती थी कि वह 2 महीने पहले आखिरी बार किसी इंसान के बच्चे का मांस खा चुकी है। मजाक में भी ऐसा दिल दहला देने वाला बयान देना सही नहीं था। उस रात सुखरंजन बाबू ने जंगल के भीतर से एक भयानक चीख सुनी। यह किसी साधारण भेड़िए की चीख नहीं थी। वह चीख जंगल की शांति को चीरते हुए उनके कानों में गूंज रही थी। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने घर के बाहर कुछ बाल बिखरे हुए देखे। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वह भेड़िए के बाल नहीं थे। तो फिर यह क्या था? उन्होंने इस बारे में बाकी अधिकारियों को बताने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे सका। मामला और गंभीर होता जा रहा था। सुखरंजन बाबू ने यह ठीक नहीं समझा कि अपनी खोज के बारे में सभी को बताया जाए। उन्होंने इस मुद्दे पर किसी से चर्चा नहीं की। यह रहस्य जितना कठिन था, उतना ही इसका खुलासा आम लोगों के बीच करना खतरनाक साबित हो सकता था। कई लोग उनकी पदवी पर भी संदेह कर सकते थे। यह भी संभव था कि चोरी हुए मेमनों और पालतू जानवरों के लिए उनके घर पर मोटा हर्जाना आ जाए। उस रात सुखरंजन बाबू ठीक से खा भी नहीं पाए। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त सुखरंजन बाबू को स्पष्ट महसूस हुआ कि कल की घटना की बेचैनी उनके मन से पूरी तरह नहीं गई है। उन्होंने तय किया कि एक गाड़ी लेकर पास के शहर जाएंगे। फिलहाल नीलकंठ बाबू उसी शहर के एक होटल में ठहरे हुए हैं। सुखरंजन बाबू ने सोचा कि पिछले कुछ दिनों में घटी सभी घटनाओं पर नीलकंठ बाबू से विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। आखिरकार नीलकंठ बाबू ने उस दिन ऐसा क्या देखा था कि उन्होंने कहा, तुम्हारे जंगल में एक जंगली जानवर है। इस रहस्य की सच्चाई उन्हें खोजनी ही होगी। रवाना होने से पहले सुखरंजन बाबू ने देखा कि ड्राइंग रूम में गद्देदार सोफे पर जंगल की वह जंगली लड़की सामान्य मुद्रा में आराम कर रही थी। पिछली बार जब उन्होंने उसे देखा था तब से वह और भी सूखी दिख रही थी, पर उसके पहनावे में कोई बदलाव नजर नहीं आया। लड़की तीखी नजरों से सुखरंजन बाबू की ओर देख रही थी, जैसे कुछ समझाना चाह रही हो। उसकी हर हरकत काफी रहस्यमय लग रही थी। किस हिम्मत से यहां आई हो? डरावने स्वर में सुखरंजन बाबू ने पूछा। सोचा जंगल में अकेले रहकर क्या होगा, वैसे भी तुमने कहा था कि जंगल में अकेले मत रहना, लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया। इस बार लड़की को देखकर सुखरंजन बाबू को उस पर दया नहीं आई। उसके अचानक आने का कारण वह समझ नहीं पा रहे थे। मुझे अभी जाना है, तुम जाओ यहां से, कहकर सुखरंजन बाबू ने लड़की को हाथ पकड़कर बाहर कर दिया। लड़की ने कुछ नहीं कहा। सुखरंजन बाबू ने साफ साफ कह दिया, जब मैं यहां न हूं तो दोबारा कभी मत आना। बंगले के बाहर निकलते ही वह लड़की पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गई। इतनी तेजी से कोई इंसान कैसे आंखों से ओझल हो सकता है?
गाड़ी चलाते हुए बार बार उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी। लड़की का व्यवहार सचमुच बहुत अजीब था। आज जिस तरह से वह बंगले में आकर आराम कर रही थी वह भी बहुत चौंकाने वाला था। पर वह बंगले में आई कैसे? घटना चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव उसी लड़की से था, ऐसा उन्हें लगने लगा। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी रुक गई। सुखरंजन बाबू ने देखा कि गाड़ी के सामने कोई खड़ा है। गाड़ी की हेडलाइट का प्रकाश उस पर पड़ रहा था। यह देखकर वे चौंक गए। वही जंगली लड़की खड़ी थी और उसके चारों ओर कई भेड़िए घेर कर खड़े थे। भेड़िए गुर्राते हुए आवाजें निकाल रहे थे, जैसे किसी गहरे रहस्य को छिपाना चाह रहे हों। भेड़ियों का प्रतिनिधित्व करती वह लड़की सामने खड़ी थी। परवाह किए बिना सुखरंजन बाबू ने तेजी से गाड़ी चलाई और वहां से निकल गए। फिर एक नई डर की लहर ने उन्हें घेर लिया। जो कुछ उन्होंने देखा वह इतना असामान्य था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे सच नहीं मानेगा। नीलकंठ बाबू के घर पहुंचने में उन्हें काफी रात हो गई। नीलकंठ बाबू समझ गए कि सुखरंजन बाबू यहां पुराने घटनाओं की सच्चाई जानने आए हैं, इसलिए वे हैरान नहीं हुए। सुखरंजन बाबू जल्दी में थे और रात वहीं बिताना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उन्होंने नीलकंठ बाबू को सारी घटनाओं का ब्यौरा दिया और उनसे कुछ छिपे हुए तथ्यों के बारे में पूछा। नीलकंठ बाबू ने कहा, तेरे वहां से जाने के एक दिन पहले मैं तुम्हारे बाग के दरवाजे के पास कुछ झाड़ियों के पीछे खड़ा था। मैं अस्त होते सूरज की मिलती जुलती रोशनी देख रहा था। अचानक मैंने एक नग्न किशोरी को देखा। मैंने सोचा कि शायद गांव की कोई लड़की होगी जो पास के तालाब में स्नान करने आई होगी। वह लड़की पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर सूर्यास्त देख रही थी। उसके हाव भाव बहुत अजीब थे। उसके खड़े होने की जंगली मुद्रा मुझे चकित कर गई। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके पास पहुंचकर मैं उसे पुकारने ही वाला था कि तभी अचानक सूरज पहाड़ के पीछे डूब गया और सब कुछ धूसर छाया में डूब गया। और तभी एक अजीब घटना घटी। वह लड़की अचानक गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? उत्सुकता से सुखरंजन बाबू ने पूछा। नीलकंठ बाबू की स्थिर नजरें उनके संदेह को और गहरा कर रही थीं। सबसे अजीब बात तो यही थी, पहाड़ की वही जगह जहां एक सेकंड पहले लड़की खड़ी थी, अब वहां एक विशाल भेड़िया खड़ा था। उसका रंग गहरा काला था। उसकी पीली आंखें क्रूरता से चमक रही थीं। सोच सकते हो? इतना कहते ही नीलकंठ बाबू डर से कांपने लगे, लेकिन सुखरंजन बाबू के मन में अभी भी हिम्मत की आखिरी चिंगारी जल रही थी। वे इन बेतुकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने खुद उस जंगली लड़की को 2 दिन पहले देखा था। उस जंगली लड़की को आदमखोर भेड़िया कहना गलत होगा। उन्होंने तुरंत जगह छोड़ दी और गाड़ी लेकर जंगल के रास्ते वापस चल दिए। सुखरंजन बाबू उस लड़की की सच्चाई जानने के लिए और भी उत्सुक हो उठे। वे तेजी से गाड़ी चलाते हुए जंगल के बीच से गुजर रहे थे। तभी अचानक गाड़ी बंद हो गई। चारों ओर घना जंगल और उस अंधेरे को चीरते हुए एक खतरनाक बाघ सामने आ गया। सुखरंजन बाबू के पास हमेशा लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर रहती थी, लेकिन उस विशाल बाघ के सामने उनकी रिवॉल्वर बहुत छोटी थी। उन्हें उस पल समझ नहीं आ रहा था कि क्या वे इस जंगली बाघ से बच पाएंगे। तभी और भी बाघ आकर इकट्ठा हो गए। 3-4 बाघ मिलकर उनकी गाड़ी पर हमला करने लगे। तभी उन्होंने एक भयानक चीख सुनी, जो बाघों की दहाड़ से भी ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने देखा कि वही लड़की सामने आ गई थी। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। भय और आतंक से सुखरंजन बाबू चीख उठे। उन्होंने देखा कि लड़की का आधा शरीर एक भेड़िए में बदल चुका था और बाकी शरीर भी धीरे धीरे रूपांतरित हो रहा था। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर बदल गया और वह अब कोई लड़की नहीं, बल्कि एक जीवित भेड़िया बन चुकी थी। भेड़िए को देखते ही बाघों का झुंड धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जो बाघ गाड़ी के चारों ओर घेरा बनाए हुए थे, वे तुरंत वहां से भाग गए। भेड़िए ने गाड़ी के सामने जोर से ऊ की आवाज की और जंगल में गायब हो गया। सुखरंजन बाबू अब भी डर के मारे कांप रहे थे। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। खुली पहाड़ियों पर भेड़िए की चीख ने जंगल के माहौल को जीवंत कर दिया था।
चारों ओर से सारे रंग गायब हो गए थे और एक अजीब सा भयावह सन्नाटा छा गया था। सुखरंजन बाबू के कानों में एक तीखी चीख गूंज रही थी। जंगल उन्हें अब अजनबी लगने लगा था। यह उनके जीवन की सबसे भयावह घटना थी। सच और झूठ के बीच कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कल्पना से परे होती हैं। गाड़ी से उतरकर उस दिन सुखरंजन बाबू ने देखा कि वहां लड़की के फटे पुराने कपड़े पड़े हुए थे। वे कपड़े उनके लिए अजनबी नहीं थे। इसके बाद उन्होंने तुरंत वहां से ट्रांसफर ले लिया ताकि उन्हें फिर कभी उस डर का सामना न करना पड़े। अपनी निजी डायरी में उन्होंने यह लिखा कि उस जंगली भेड़िए की वजह से ही उन्हें उस दिन दूसरा जीवन मिला था। क्या ये सब सिर्फ एक कहानी थी या इस जंगल की सच्चाई अभी भी हमें घूर रही है? क्या आप इस रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप और कैसी कहानी सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली खौफनाक कहानी आपसे मिस ना हो। केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी, जहां हर कहानी में छुपा है एक रहस्य।